हेलो नमस्कार। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि कुछ लोग ये कंपटीशन के लिए ये बात करते हैं कि गुरुजी या सर हमें प्लानिंग बताइए या फिर किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ये बताइए या हमें मोटिवेट कीजिए। तो देखो इन तीनों पॉइंट को मैं शॉर्ट में थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में पहला नंबर है प्लानिंग। जो प्लानिंग के लिए किसी भी कंपटीशन को फाइट करने का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंदर मुख्य भूमिका है सिलेबस की। अगर आप सिलेबस को ठीक से पढ़ लेते हो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप बुक्स का चयन करते हो तो आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गाइडों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो देखो गाइड के अंदर तो कई बार देखो मैंने खुद ने अनुभव किया है कि जैसे मान लो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, गाइड में दे रखे हैं। या बहुत सारे कुछ गाइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे गाइड बढ़िया भी हैं, बहुत सारी गाइड में ये भी होता है कि एक टॉपिक को तो बहुत गहराई तक बताया गया होता है और एक टॉपिक का सरसरा नॉलेज होता है। तो ये भी आपकी सफलता में बाधक है। इसके बाद में देखो एक और है बात कि प्लानिंग के तहत अगर आप करना चाहो तो सिलेबस में जितने भी पार्ट हैं उनको अनुपातिक समय दिया जाए। इनमें अगर कोई आपका वीक पॉइंट है तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दो, या फिर आप ऐसे करो किसी आपका कोई जानकार है उससे आप पर्सनली आप पूछ सकते हो कि ये मेरे को थोड़ा कम आ रहा है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने शुरुआत में साइकोलॉजी पढ़ी थी, सेकंड ग्रेड में जब लगा था। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने वो साइकोलॉजी है, पता नहीं शिक्षण विधियाँ कौन सा क्या है, उस किताब को मैंने 4 से 5 बार इस प्रकार से पढ़ दिया था कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने 6ठी बार पढ़ा, 7वीं बार पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे याद हो गई थी। तो भाई इस प्रकार से आप सतत जब करते रहते हो तो आप सफलता अपने पास आती जाती है, ठीक है ना। फिर बाद में देखो नंबर ये है कि मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन के लिए मेरा इतना ही कहना है कि मोटिवेशन आप सेल्फ मोटिवेट क्यों नहीं होते, दूसरों के मोटिवेशन की आपको आवश्यकता क्यों है। दूसरों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन तो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कैप्सूल से बनाई गई बॉडी होती है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। सेल्फ मोटिवेट होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह हो सकता है कि देखो मैं इस एग्जाम को फाइट करके मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करूँगा या करूँगी, यह हो सकता है। दूसरा इससे थोड़ा कमज़ोर अगर लेते हैं तो भाई जैसे मान लो अरे अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी तो आपको जॉब चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट के लिए जॉब चाहिए तो आप मोटिवेट क्यों नहीं होते अपने आप से, अपने खुद के अंदर ये जज्बा क्यों नहीं है कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी। तो देखो मेरा ये कहना है कि सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो जाते हो, भाई आप कल्पना कीजिए, सपना लीजिए। सपना जैसे मान लो सपना ये हो सकता है कि मैं ये एग्ज़ाम फाइट करूँगा या करूँगी तो ये बन जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये भी तो एक सपना हो सकता है। सपना हमेशा ऊर्जावान और प्रेरणादायक होना चाहिए। सपना कभी भी न तो इतना आसान होना चाहिए और न ही इतना घमासान होना चाहिए। आसान तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर उसको आपने प्राप्त कर लिया, प्राप्त हो भी जाए तो उसमें कोई खुशी नहीं होती। घमासान इसलिए नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कोशिश करो वो तब भी वो नहीं मिले। तो इस प्रकार के सपने नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं और एक लाइन और बोलूँगा मैं लास्ट में। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फुटेड़ी ही। उनको मैं केवल इतनी बात कह सकता हूँ, अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अगर मेहनत करते जाओगे तो एक दिन किस्मत या लक फैक्टर है उसको झुकना पड़ेगा और सफलता आपको मिलेगी एक दिन। इतना मेरा वादा है, इतनी मेरी गारंटी है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें लास्ट टाइम अपना जो चल रहा था वो ये था, मैंने 2-4 बातें की थी कि प्रकाश की जब बात करते हैं तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। फिर बाद में एक मैंने जनरल सी बात याद करवाई थी, 7 रंगों का क्रम सबके मालूम है, VIBGYOR।
ठीक बात ना। फिर बाद में मैंने याद ये करवाया था कि लाल रंग का तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो भी पूछे वो लाल की कम होती है। जैसे लाल रंग की आवर्ती सबसे कम, लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का विचलन है वो भी सबसे कम, और लाल रंग का अपवर्तनांक है वो भी सबसे कम होता है। इस प्रकार से याद करवाया था। फिर बैंगनी के लिए इससे जस्ट उल्टा बोल सकते हो। फिर एक दो बातें ये हुई थी कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो आपने बताया था या मैंने बताया था कि निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। फिर आपने ये बताया था कि कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸, फिर आगे बोलना जरूरी है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर बाद में अपने एक दो बात की थी कि प्रकाश की दो ड्यूअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। एक तो अपनी बात की थी कि जैसे मान लो तरंग प्रकृति, और एक है फोटोन प्रकृति। फिर मैंने फोटोन वाले आपको याद करवाए थे कि फोटोन के द्वारा निम्न की व्याख्या की जाती है। एक था अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बाद में क्या था, कॉम्पटन प्रभाव। फिर बाद में था रमन इफेक्ट। इनकी व्याख्या अपन फोटोन प्रकृति मान के करते हैं, बाकी बचे उनकी तरंग प्रकृति मान के करते हैं, ऐसे याद कर लो। फिर बाद में देखो दो प्रकार के क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट हैं। देखो विवर्तन है वो तरंग प्रकृति को दर्शाता है, सबसे पहले व्यतिकरण कर सकते हो उसके बाद में करना। लेकिन फिर उससे भी इंपॉर्टेंट मैंने बात की थी कि प्रकाश की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक बात ना। अनुप्रस्थ प्रकृति है तो प्रकाश का ध्रुवण होता है। यहां पर यह बात थी कि ध्रुवण क्या दर्शाता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपको हमेशा दर्शाता है कि अनुप्रस्थ प्रकृति है, ठीक है ना। अगर किसी भी तरंग का ध्रुवण होता है तो इसका मतलब वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता क्योंकि वो कैसी प्रकृति की है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की है, ठीक बात है। तो ये बात मेरे हिसाब से रिवाइज अपन ने कर ली। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन शायद रह गया था कि प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, प्रकाश के रंग का निर्धारण। तो देखो प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी फ्रीक्वेंसी से होता है, आवृत्ति से होता है। आवृत्ति अगर नहीं है तो आप लिख सकते हो कि तरंग दैर्घ्य से होता है। किससे होता है, तरंग दैर्घ्य से होता है। तो ये आपने कर लिया सबने, ठीक है ना। इसके बाद में कहीं पर अपने ये बात भी की होगी कि आइंस्टीन ने अपना एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग हमेशा नियत रहता है। समय चेंज हो जाता है, वो सिद्धांत ये कहता है कि टाइम चेंज हो जाएगा, किसी वस्तु की लंबाई चेंज हो जाएगी, किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रकाश कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा इनवेरिएंट रहता है, निश्चर रहता है। चलिए ये बात कर लिए। अब अपन बात करते हैं, अगला पॉइंट है परावर्तन। अब मेरे समझ नहीं आ रही बात, कई लोग करते हैं कि मेरे समझ ये नहीं आता, ये नहीं आता। क्या नहीं आता, परावर्तन है क्या चीज, कुछ भी नहीं है। एक लाइन याद करनी होती है, अगर किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश को आपने डाला और वो उससे टकरा के वापिस आ जाए, जैसे दीवार से टकरा कर गेंद आती है, उसमें फर्क इतना है कि पृष्ठ चिकना होना चाहिए और प्रकाश भी है अपना। तो ये तो आपका एक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। इस पर आपने ये प्रकाश डाल दिया, जो प्रकाश की किरण डालते हैं उसको बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं, आपतित। और ये इससे टकरा के वापिस इस साइड में लौटेगा, इसको बोलते हैं परावर्तित, ठीक है ना। फिर बाद में ये इस पृष्ठ के ये एक अभिलंब खींचते हैं, तो इसको क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर नॉर्मल अभिलंब। बात समझाएगी सबके। फिर बाद में एंगल हमेशा ये बनाया जाता है, ये परावर्तन हो गया भाई, प्रकाश की किरण यूं डाला, इससे टकरा के वापस उसी माध्यम में चलेगी, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इस कोण को अपन बोलेंगे आई और इस कोण को बोलेंगे आर। आई का अगर नाम निकालना है तो आपतन कोण, आर का परावर्तन कोण, ठीक है ना। अब देखो एक सेकंड, क्वेश्चन कहां बनते हैं, पहले थोड़ी सी बात करते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, हालांकि अपने काम का एक ही है। पहला नियम क्या है कि ये जो तीनों जो हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं,
ठीक बात है ना भाई, ऐसे नहीं है जैसे दो तो इस समतल में हो और एक इधर से आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। ये इसी समतल में तो है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये लाइन बोली है मैंने भाई, याद होगा सबके। फिर दूसरा जो आपके याद रहता हमेशा, इसमें कोई खास बात नहीं है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर हिंदी में लिखूं तो ये कोण क्या है, आपतन, और ये क्या है, परावर्तन। ये क्या आपका परावर्तन है, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे, यहां तक सबको आ रहा था, लेकिन इससे क्वेश्चन इससे आगे बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण, एक सेकंड यहां लिखता हूं, पहला क्वेश्चन तो आप बताओगे, क्वेश्चन नंबर 1, परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंबवत डाली जाए, लंबवत डालें तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। बात समझ गए मेरे हिसाब से। आपके अवसादा के अंदर लिखा होगा 90 डिग्री, 0 डिग्री, हो सकता है 30 आ जाए, और हो सकता है कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो यहां पर कंफ्यूजन वाली केवल एक ही बात है, अभिलंबवत। ये लंबवर्त नहीं है, वत है, अभिलंबवत। अभिलंबवत को देखते ही अपन इसके टिक मार के आ सकते हैं, लेकिन गौर करो कि परावर्तन कोण होता कौन सा है, अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तित किरण के द्वारा, यानी ये है। अगर आपका प्रकाश की किरण ये थी, प्रकाश की किरण, इसको अभिलंबवत डाल दोगे, यूं डाल दोगे, तो इस अभिलंब के साथ इसने कोण कितना बनाया, यानी कोण आई का मान कितना हो गया आपका, 0 हो गया। और कोण आई अगर 0 है तो कोण आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से ये आपने थोड़ा समझ लिया। इसके बाद में आगे जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वस्तुओं के रंगों से संबंधित बनते हैं, ठीक है ना। रंग जैसे ये कोई वस्तु है, समझना बात को, वस्तु है ये कोई, आपने इस पर प्रकाश डाला, प्रकाश डाला, इसका मतलब इसके अंदर कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। यह वस्तु क्या करेगी, कुछ प्रकाश को अवशोषित करेगी, हो सकता है सारे को कर ले, और कुछ प्रकाश को क्या करेगी, परावर्तित कर देगी। तो देखो माना कि इसने इसके अंदर 6 रंग हैं, उनको अवशोषित कर लिया, और एक रंग लाल वाला टकरा के इधर आ गया, कौन सा, लाल वाला, तो यह वस्तु आपको लाल दिखाई देगी, ठीक बात ना। इसने क्या किया, 6 रंगों को अवशोषित कर लिया और बैंगनी रंग को परावर्तित कर दिया, तो यह वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी, बैंगनी दिखाई देगी। क्या बात याद होगी, सबके समझ में आया होगा, कुछ भी याद नहीं करना इसमें, केवल समझना है, ठीक बात है ना। फिर इस वस्तु ने क्या किया, सारे रंगों को परावर्तित कर दिया, 7 रंग आ गए, 7 तो यहां कुछ नहीं, अवशोषण किसी का नहीं किया, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, वो होता है श्वेत, तो इधर भी क्या होगा, श्वेत ही तो होगा। यानी अगर वस्तु के द्वारा सभी 7 रंगों का अवशोषण परावर्तन कर दिया जाता है तो वो श्वेत दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद में अगर सभी को अवशोषित कर ले, सभी रंगों को इसने अवशोषित कर लिया, तो 7 के साथ इधर चलेगी, इधर कौन आया, इधर कुछ नहीं आया, और प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसी को बोलते हैं काला रंग। क्या बोलते हैं, काला रंग। तो यहां लास्ट वाला लाइन में आपने क्या सीखा कि काला कोई रंग नहीं होता है, काला क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। अब एक बार दोबारा रिवाइज करवाना, परावर्तन का एक नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर आप ये पृष्ठ है, इस पर अभिलंबित प्रकाश डाल दोगे तो परावर्तित किरण हो जाएगी, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर बाद में मैंने क्या बात की कि जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। अगर वस्तु ने लाल रंग को परावर्तित किया तो वो लाल दिखाई देगी, अगर हरे रंग को परावर्तित किया तो वो हरी दिखाई देगी। अगर उसने 7 रंगों को परावर्तित कर दिया तो 7 रंगों का मिश्रण
यानी वो श्वेत दिखाई देगी। अगर वस्तु ने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। क्या ये बात याद होगी सबके? तो याद होगी तो फिर एक बात और बताओगे। एक क्वेश्चन ये आता है, कोई लाल रंग की वस्तु है, उसको पीले प्रकाश में देखें तो कैसी दिखाई देगी? या फिर हरे रंग की वस्तु है, उसको हरे रंग की वस्तु है, उसको लाल प्रकाश में देखें। चलो मैं करता हूं कोशिश। यह वस्तु है लाल। सबसे पहली बात तो ये लाल क्यों है? क्योंकि ये 6 रंगों को तो अवशोषित करती है, लाल रंग को परावर्तित करती है। क्या करती है? 6 रंगों को तो ये क्या करती है? 6 रंग है वो अवशोषित करती है, और बाकी क्या करती है? परावर्तित करती है। परावर्तित किसको किया? लाल को किया। आप कौन से रंग प्रकाश में देखना चाहते हो? आप हरे प्रकाश में देखना चाहते हो। हरे प्रकाश में देखना चाह रहे हो, और ये हरे रंग को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। और हरे रंग को अवशोषित कर लेगी तो इधर कोई प्रकाश नहीं आएगा, तो ये वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर प्रकाश नहीं है इसका मतलब है काला रंग। काला कोई रंग नहीं है, काला क्या? प्रकाश की अनुपस्थिति है। चलो सेम क्वेश्चन रटने वाली बात अगर करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, लाल रंग की वस्तु या तो लाल रंग के प्रकाश में लाल दिखाई देगी, या श्वेत रंग के प्रकाश के अंदर लाल दिखाई देगी। अन्य किसी भी रंग के प्रकाश में देखोगे तो लाल रंग की वस्तु आपको काली दिखाई देगी। ठीक बात है। सेम क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करें। हरे रंग की वस्तु है वो हरी कब दिखाई देगी? एक तो हरे प्रकाश में देखो, या फिर श्वेत प्रकाश में देखो। अन्य 6 रंगों के प्रकाश में देखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ऐसे एग्जाम्पल और भी ले सकते हो। इसके बाद भाई परावर्तन का एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहो, आप लोग समझदार हो, मेरे हिसाब से सूर्य की ऊर्जा का कारण या सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है? तो अपन लोग सीखते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सेम क्वेश्चन में रिवाइज करूं कि चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? देखो चंद्रमा कोई आग का गोला नहीं है। चंद्रमा देखो जैसे ये चंद्रमा है, ये अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश इस पे गिरता है, इससे परावर्तित प्रकाश अपने पास आता है, तो ये अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो देखो क्या बताया मैंने कि सूर्य का चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश अपने पास में आता है, तो चंद्रमा अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक बात है भाई। इसके बाद में अगला पॉइंट अपन करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन की जब बात आती है तो देखो देसी भाषा में आप ऐसे बोल सकते हो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जनरल भाषा में याद करो, तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये 2 माध्यम कर रहा हूं, यहां माध्यम 1 और यहां माध्यम क्या है? 2। यहां माना कि विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, यानी हवा है। ठीक बात ना। और नीचे आपका माध्यम माना कि सघन माध्यम है, या फिर आप बोल सकते हो जल है, पानी है। ठीक बात ना। आपने ये प्रकाश की किरण यूं डाली, इस प्रकाश की किरण अगर माध्यम चयन नहीं होता तो यूं सीधी जाती। यह आपके पास में क्या है? अभिलंब है, थोड़ा हटेड़ा होगा भाई। अब देखो होता क्या है, इस किरण को बोलेंगे अपन आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और यह आपका अभिलंब है। ये इस कोण को अपन आई बोलते हैं, आई का नाम है आपतन कोण। फिर देखो परावर्तन के अंदर इससे टकरा के यूं चला गया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि इधर ने जाके थोड़ा इधर मुड़ जाता है। थोड़ा गौर करो, कुछ दिखाई दे रहा तो थोड़ी सी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, थोड़ी सी सही कर लेना, है ना। अब मेरी बात सुनना, ये कोण आपका आर, ये है अपवर्तित किरण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, यहां पर एक चीज तो यही आप सीख लो, रट लो, या फिर आप किसी न्यूमेरिकल से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। जब आपकी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक बात ना। इसका उल्टा आप इससे यूं कर लो, जब आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या सीखा आपने? एक क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया सा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसका उल्टा बोले, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक बात ना। सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद कर ली मेरे हिसाब से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मूल दिशा से विचलित हो जाती है या मूल दिशा से मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर बाद में इसके भी दो नियम हैं। दो नियम में पहला नियम वो सेम ही है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक बात है। फिर बाद में दूसरी बात आपका एक आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, इनका जो अनुपात है वो हमेशा नियतांक होता है और उस नियतांक को बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या बात समझ आ गई सबके? अब देखो, ये आप याद कर सकते हो कि स्नेल का नियम क्या है। तो आप लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपको देखो क्या बताता है? अपवर्तनांक आपको यह बताता है कि कोई माध्यम सघन है या फिर विरल है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू क्या है? ज्यादा होता है, और विरल का म्यू क्या है? कम होता है। म्यू का न्यूनतम मान निर्वात की बात करें तो निर्वात के लिए 1 होता है। निर्वात के लिए 1 और हवा का लगभग 1 के बराबर होता है। ठीक बात ना। फिर देखो दो एक बात आपसे ये पूछा जा सकता है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो आप लिखोगे स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। ठीक बात है। फिर बाद में आपसे ये भी पूछा जाए, जब प्रकाश की अपवर्तन की घटना में प्रकाश की कौन सी राशि नियत रहती है? मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। या इसी लाइन को मैं ऐसे बोल दूं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि नियत रहती है? उसका वेग नियत रहता है, उसका तरंग दैर्घ्य नियत रहता है, उसकी आवर्ती नियत रहती है। कौन सी राशि नियत रहती है? तो देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों चेंज हो जाते हैं, और आवर्ती है वो क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक बात है। क्या सीखा आपने? बढ़िया बढ़िया बात ये सीखी, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवर्ती, किसी का भी अपवर्तन हो, आवर्ती का मान क्या रहता है? नियत रहता है। उसका वेग चेंज हो जाएगा, उसका तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगा। जैसे आपको छोटी सी बात बताऊं, जब प्रकाश हवा से पानी में आएगा तो प्रकाश का वेग कम नहीं हो जाएगा? प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बढ़िया बात ये सीखी। फिर बाद में देखो, पहले इसके एग्जाम्पल करवा देता हूं, फिर दो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया बढ़िया। देखो, अपवर्तन के उदाहरण परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन के उदाहरण, ऐसे नहीं आएगा उदाहरण लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखो, आप इसका आंसर दोगे प्रकाश का अपवर्तन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब तारों से चल के प्रकाश जब आता है तो देखो वायुमंडल की विभिन्न परतों में से गुजरता है तो माध्यम चेंज नहीं होता क्या? तो उनसे आने वाला प्रकाश है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देते हैं वो अपन को। ये देखो, थोड़ा ध्यान देना। आकाश में तारों का टिमटिमाना नंबर 1, तो मैंने लिखा टिमटिमाना। अच्छा, इसको याद करने के बाद में तरीके की बात करेंगे, पहले याद करें अपन। फिर दूसरा अपन ने एक पढ़ा होगा कि पानी के अंदर सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पढ़ा ऐसे कुछ? सेम क्वेश्चन ऐसे पढ़ा होगा कि जैसे मान लो समुद्र के अंदर मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है। फिर तीसरा आपने ये भी पढ़ा होगा, पानी में आंशिक डूबी छड़। आंशिक का मतलब है थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर। आंशिक डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक बात है। फिर चौथे नंबर पे आपने एक बहुत ही बढ़िया बात है कि अपवर्तन के कारण सूर्योदय
और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक बात है ना। यहां पर दो क्वेश्चन बनेंगे हम कि अपवर्तन के कारण सूर्योदय तो 2 मिनट जल्दी हो जाता है और ये 2 मिनट बाद होता है, 2 मिनट बाद होता है। इस प्रकार से जो डे टाइम है, नाइट टाइम नहीं, डे टाइम है, वो 4 मिनट बढ़ जाता है। आपने क्या सीखा यहां पर कि अपवर्तन के कारण सूर्योदय है वो 2 मिनट जल्दी और सूर्यास्त है वो 2 मिनट बाद होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी सीख सकते हो, देखो सूर्य वास्तव में दोपहर को देखें तो सूर्य अपन को कैसा दिखाई देता है, वर्ताकार दिखाई देता है, लेकिन सुबह और शाम ये दीर्घ वर्ताकार दिखाई देता है। कैसा? दीर्घ वर्ताकार दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इसका एक क्वेश्चन ये कर सकते हो, इसको ऐसे बोलूंगा कि अपवर्तन के कारण सूर्योदय सुबह और शाम चपटा दिखाई देता है। तो आपने 4-5 एग्जाम्पल सीखे, इनमें से आता है क्वेश्चन कैसे आएगा कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो आप लिखोगे प्रकाश का अपवर्तन। पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में आंशिक डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन। फिर बाद में बढ़िया सी बात सीखी कि अपवर्तन के कारण सूर्योदय 2 मिनट जल्दी और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है, यह भी सीख लिया सबने। फिर बाद में लास्ट में आपने सीखा कि सुबह शाम सूर्य जो है थोड़ा चपटा दिखाई देता है, उसका कारण क्या? प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये आपने सीखा। अब यहां पर देखो मैं 2 बात और करता हूं। एक तो मैंने शायद थोड़ा सा कल भी बात किया था, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका सूत्र होता है μ/c/v। μ/c/v। c तो है निर्वात में प्रकाश का वेग और v है माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग। ठीक बात है। अच्छा, तो एक तो आप ये याद रखोगे, निर्वात में, चलो पूरा लिख देते, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है। इसका कल मैं एक एग्जांपल लेके गया था, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, पानी में कितना होगा, तो इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं इसको। फिर एक आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष यानी किसी माध्यम के सापेक्ष अपन फाइंड आउट करेंगे, किसी माध्यम के सापेक्ष करेंगे। तो देखो जैसे लिखा हुआ हो, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको निकालना हो, तो देखो हमेशा मेरा ये कहना होता है कि सापेक्ष वाले है ना वो बटा में जाता है या फिर वो घटता है। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, μ1/μ2, माध्यम 1 बटा माध्यम 2। ठीक है ना। अरे इसके सापेक्ष है, माध्यम 2 के सापेक्ष, तो 2 को बटा में कर दिया। इसको इस साइड में लिखने का तरीका आपका μ12 हो सकता है, कोई गलत नहीं है, और 2-1 करो तो कोई गलत नहीं है, ये एक सपोज किया हुआ है। μ1 को क्या लिखूं, माध्यम 1 के अंदर, c तो कांस्टेंट है, चलो ऐसे लिखो, माध्यम 1 का अपवर्तनांक μ1 = लिखा जाएगा c/v1, और माध्यम 2 के अंदर लिखा जाएगा μ2 = c/v2। ये वैल्यू यहां पुट अगर करता हूं तो c/v1/c/v2, c तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा v2/v1। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहां से बनेगा, थोड़ा गौर करना बात पे। यहां से आपने एक बार दोबारा, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। पहले वाले वीडियो के अंदर भी किया था कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, वेग कितना होगा। अपन लोग जानते हैं यहां से v बराबर क्या होता है, c/μ होता है। c हमेशा फिक्स है, 3 × 10⁸। कांच का अपवर्तनांक 1.5 और इसका जोड़ बाकी करते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
कर लिया सबने। ऐसे ही मान लो, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। आपसे पूछा जाए कि पानी का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक कितना होगा, कांच के सापेक्ष अपूर्णांक कितना होगा। चलो इसको लिखा मैंने म्यू 1 2 2 1 से कोई फर्क नहीं है। अब बताओ किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो मैंने क्या बताया, सापेक्ष वाला बट्टे में जाएगा, तो ऊपर लिखा म्यू पानी बटा म्यू कांच। ठीक बात ना। म्यू पानी और म्यू कांच आपको गिवन होगा, या फिर मैंने देखो थोड़ा सा याद कर रखा, ये तो होता है 4/3 और ये क्या होता है आपका 3/2। डेढ़, थोड़ी देर पहले लिखा ना डेढ़ 1.5। इसका जब करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8/9। अगर सेम क्वेश्चन यूं होता कि कांच का पानी के सापेक्ष, कांच का, चलो यहां लिख देता हूं, कांच का पानी के सापेक्ष, तो ये उल्टा हो जाता। ठीक है ना। यहां पर आपने सीखा क्या है, सापेक्ष वाला बटे में जाएगा हमेशा। चलो भाई ये तो अपूर्णांक वाली बात कर ली। अब 2 क्वेश्चन और करता हूं। थोड़ी देर पहले बात की कि अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी इसको ऐसे समझो, ये आपका कोई पात्र है, इसके अंदर ये पानी डाल रखा है, ये आपकी वास्तविक गहराई है इसकी x, यहां पे सिक्के को रखा आपने। ठीक बात है। आप यहां से देख रहे हो तो देखो प्रकाश यूं चलेगा, यूं गया प्रकाश, एक सेकंड थोड़ा सा गलत हो सकता है। अब देखो मेरी बात सुनना, इसको क्या लगता है, एक थोड़ा सा गलत हो गया भैया, इससे प्रकाश यूं चलेगा, है ना। इसको क्या लगता है कि ये लाइट है यहां से आ रही है, तो यानी यहां से देखने वाला है उसको ये लगता है कि ये है सिक्का, न कि ये है। तो ये क्या हो गई, उसकी आभासी गहराई हो गई। ठीक बात ना। तो देखो एक सेकंड, मैंने क्या बताया कि म्यू का न्यूनतम मान है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 1 किसके लिए है, निर्वात के लिए, यानी म्यू का मान है वो 1 से हमेशा ज्यादा ही होगा, ये समझो एक तो। फिर बाद में निर्वात के लिए 1 है, बाकी क्या है ज्यादा ही होगा। हवा के लिए लगभग 1 मान लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है कि आभासी गहराई इनमें याद कैसे करें, तो देखो एक बार मैं लिखता हूं, म्यू बराबर है, अगर सपोज करो मैं लिख दूं x/y और मैं लिख दूं y/x, सूत्र ये बनेगा। अगर मैं x/y लिखता हूं तो x का मान ज्यादा है, y का मान कम है, ये जो वैल्यू है वो 1 से अधिक आएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। तो अब मेरे को ये बताओ, म्यू का मान 1 से कम हो सकता है क्या? थोड़ी देर पहले बात की कि म्यू का मान 1 से कम नहीं हो सकता, यानी यह सूत्र तो है गलत। कौन सा सूत्र है सही, ये है। तो आप इसको ऐसे याद करोगे, म्यू बराबर x/y, x/y के लिए आप लिख सकते हो वास्तविक गहराई बट्टा में क्या लिखोगे, आभासी गहराई। क्या लिखोगे, आभासी। अब देखो एक एग्जांपल कैसे बन सकता है। आपको यूं दिया गया, किसी पात्र में सिक्के की गहराई 10 सेमी है, वह आभासी गहराई आपकी 6 सेमी है, 6 सेमी है। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो सीधा सा है 10/6 और आपका आ जाएगा 5/3। सेम क्वेश्चन देखो एक ऐसे भी बन सकता है, पानी में सिक्का
कितना करूं, सिक्का 6 सेमी गहरा दिखाई दे रहा है, गहरा दिखाई दे रहा है। पानी की वास्तविक गहराई कितनी होगी, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो अपन को पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन वाई। आपको एक्स निकालना है वास्तविक, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका म्यू वाई। पानी के लिए म्यू का मान है 1.4/3 और वाई का मान कितना दे रखा 6, और काट पीट करोगे तो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो भाई सीधी सी बात है, अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर देखो एक क्वेश्चन और बनता है, एक मिनट देखो, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। ये आपके पास में कोई पृष्ठ है, यहां पर कोई बिंदु कर दिया आपने, अरे फर्श पे बिंदु कर दिया, इसके ऊपर आप क्या रख रहे हो, ये कोई कांच की प्लेट लगा रहे हो। जब आप कांच की प्लेट लगाओगे तो ये बिंदु थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कांच आपके अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, लाल पीला हरा जो भी मान लो। क्वेश्चन ये बनता है कि ये बिंदु ज्यादा उठा हुआ कब दिखाई देगा, लाल कांच में, हरे कांच में, पीले कांच में, इस प्रकार से का क्वेश्चन बनता है। तो देखो अपनी जब बात करते हैं तो म्यू जो है, म्यू ज्यादा उठा हुआ यानी आभासी गहराई का मान कम होना, आभासी गहराई का मान कम होना। तो देखो म्यू बराबर क्या था, एक्स अपॉन वाई। वास्तविक बटा, चलो लिख देता हूं, वास्तविक बटा आभासी। अच्छा तो ये आ गया आपका, यहीं से मैं यूं कर लेता हूं कि आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई अपॉन म्यू, ये तो बात थी। तो देखो जिस रंग के लिए म्यू का मान कम होगा उसकी आभासी गहराई ज्यादा होगी, आभासी गहराई क्या है आपकी ज्यादा होगी। और म्यू सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, तो म्यू कम किसका है, लाल की है। तो आभासी गहराई ज्यादा किसकी होगी, आभासी गहराई ज्यादा किसकी होगी, लाल की होगी। क्या बात समझ आ गई सबकी, अरे समझा नहीं है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन बनते हैं। इनके अंदर आपको कोई और डाउट हो तो आप किसी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। दूसरी बात देखो, मैंने शुरुआत में कुछ बोल दिया होगा, वास्तविकता तो यही है कि अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे सफलता उतनी ही आपके पास में आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।